गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने भूगोल विषय कक्षा 12 के जो दूसरी हमारी पुस्तक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और उसका जो पहला टॉपिक है आज का हमारा जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आपके पहले जो पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके सभी चैप्टर अपनी जो यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी पाठशाला उसमें डाल दिए गए हैं। आपको जिस समय भी समय हो उनको आप देखते रहें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस अध्याय के। आज पहला जो चैप्टर है इस पुस्तक का वो है हमारा जनसंख्या, और हम जो भी है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि देखेंगे वो भारत के संदर्भ में देखेंगे। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसी जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि को विश्व के संदर्भ में। तो आज जितनी भी बातें होंगी वो भारत के संदर्भ में होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस पुस्तक के जो पहला टॉपिक है आपके किताब में, वो है भारत में जनसंख्या का वितरण। देखिए, जो भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो एक समान नहीं है, वो जो है वो असमान है। ठीक है, कहीं भारत में अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है, कहीं कम जनसंख्या पाई जाती है। उसका कारण यह है कि अलग अलग जो भौगोलिक दशाएं हैं वह विद्यमान है। अगर हम बात करें तो भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या है, सबसे अधिक जनसंख्या है वह उत्तर प्रदेश की है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। वहीं अगर हम बात करें भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह सिक्किम है आपका। सबसे कम जनसंख्या, सबसे अधिक तो आपकी यूपी हो गई और सबसे कम आपकी सिक्किम में है। सबसे कम जो जनसंख्या है वह सिक्किम में है। याद रखना कि अगला जो हमारा टॉपिक है आपके इस चैप्टर में वो है भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अभी मैंने आपसे कहा कि भारत में जो जनसंख्या का जो वितरण है वह असमान है, कहीं भी एक जैसी जनसंख्या हमें देखने को नहीं मिलती है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जनसंख्या क्या होती है। जो जनसंख्या होती है वो जनों का समूह, जनों का मतलब है कि लोगों का समूह जो होता है वह जनसंख्या कहलाती है। समझते हैं कि जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, ठीक है, कहाँ कहाँ जो जनसंख्या हमारी प्रभावित हो रही है, कहाँ हमें अत्यधिक जनसंख्या मिलती है, कहाँ कम मिलती है, वो इन पॉइंटों के द्वारा जो है आपको समझ में आ जाएगा। देखो, उच्चावच की सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। उच्चावच, देखो उच्चावच का मतलब है कि आपके पर्वत, पठार और मैदान। उच्चावच में आपके पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर को आपके उचित कृषि का अभाव हमें देखने को मिलता है। वहाँ की जो जलवायु होती है ठंडी होती है। अगर हम मैदानों की बात करें, आपके मैंने कहा ना पर्वत, पठार, मैदान, तो मैदानी क्षेत्रों में हमें अत्यधिक जनसंख्या का बसाव मिलता है, क्योंकि वहाँ नदी घाटी वाले क्षेत्रों में जो उपजाऊ भूमि होती है इसलिए लोग वहाँ अधिक बसते हैं। पठारों की बात करें तो वो पठार जो होते हैं वो संसाधनों के धनी होते हैं, तो लोग जो है वहाँ बसना जो है शुरू हो जाते हैं। तो जो उच्चावच होते हैं वो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में है। उसके अलावा अगर हम जलवायु की बात करें, तो अगर जलवायु की बात करें, जो जलवायु है, जो जलवायु के संदर्भ में हम ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ पर उचित जलवायु होगी लोग वहाँ अत्यधिक बसेंगे। बहुत ठंडे और बहुत गर्म स्थानों पर लोग जो है वहाँ पर बसने से बचेंगे। तो उनको ऐसा मौसम चाहिए होगा कि जहाँ वो अनुकूल हो उनके रहने के लिए। तो जलवायु भी बहुत महत्वपूर्ण कारक बन जाती है आपके जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में। अगला अगर हम इसी में देखें तो आपका परिवहन। परिवहन, ठीक है, तो परिवहन को ऐसा समझते हैं कि जहाँ पर परिवहन के उचित साधन होंगे लोगों का बसाव उस ओर अत्यधिक होगा। जहाँ कम होगा लोग वहाँ कम बसेंगे। उसके अलावा औद्योगिकरण, यहाँ पर को आपका औद्योगिकरण, ठीक है, उद्योगों की ओर लोगों का जो है रुझान अधिक होगा और जनसंख्या का बसाव जो है उस क्षेत्र में हमें अत्यधिक देखने को मिलेगा। यहीं पर समझते हैं कुछ और, जैसे कृषि हो गई आपकी, कृषि, ठीक है, कृषि भी एक महत्वपूर्ण जो है आपका कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करता है। उसके अलावा आपकी उपजाऊ मृदा, आपकी उपजाऊ मृदा हो गई आपकी। उसके अलावा यहाँ पर हम और अगर बिंदुओं पर बात करें तो उच्चावच, जलवायु, परिवहन, औद्योगिकरण, कृषि, मृदा जो है मुख्यतः आपके जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ दोबारा पुनः आपको बताएंगे कि जो जनसंख्या घनत्व होता है वह प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति
वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उसे हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि जो भारत के संदर्भ में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो अभी जनघनत्व है वह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी एक वर्ग किलोमीटर में 2011 की जनगणना के अनुसार 382 लोग रहते हैं। 382 जो लोग रहते हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यहाँ पर मैंने कहा ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो हमारी जनगणना जो है वो 1872 में सबसे पहले प्रारंभ हुई। जनगणना की शुरुआत 1872 में, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि नियमित रूप से जो है जनगणना नहीं कराई जा रही थी। बाद में जब 1881 में लॉर्ड रिपन आए तो उन्होंने प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना जो है उस वक्त से प्रारंभ हो गई। यानी हम कहेंगे कि प्रत्येक 10 वर्ष में जो है वो जनगणना के आंकड़े आते हैं। अभी जैसे 2001 में जनगणना के आंकड़े हमारे पास आए थे, उसके बाद अभी जो हम लेटेस्ट जो पढ़ रहे हैं वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं। अब आने वाले 2021 में जो है फिर हमारी जो जनगणना के नए आंकड़े आ जाएंगे। यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना का आकलन किया जाता है। तो हमने कहा कि जो जनसंख्या घनत्व है वर्तमान में 2011 में भारत की वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम यहीं पर बात करें सबसे अधिक राज्य की अगर बात करें वह कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व है, तो वह बिहार है। ठीक है, वह बिहार है। सबसे अधिक जो जनसंख्या का जहाँ घनत्व है वह जो राज्य है वह बिहार है। यहीं पर हम देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या का जहाँ घनत्व होगा वो आपके दिमाग में आ गया होगा, और वह है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है वह सबसे अधिक यहाँ पर को जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। आपको 2 पॉइंट याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या घनत्व अगर राज्यों के हिसाब से आपसे आता है कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो आपका वो बिहार आपका उत्तर सही होगा। अगर केंद्र शासित पूछते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, तो वह दिल्ली है। आपको दिल्ली बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अत्यधिक लोगों से अगर आप पूछोगे कि जो प्राइवेट नौकरी वगैरह करते हैं या फिर अन्य नौकरी करते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं, तो वो कहेंगे कि हम दिल्ली में हैं। ठीक है, हमारे उत्तराखंड से भी जा रहे हैं, बिहार से भी जा रहे हैं, यूपी से भी जा रहे हैं, हिमाचल से भी जा रहे हैं। तो सब राज्यों से कहाँ आ रहे हैं, कहाँ रहे, दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो क्या है, औद्योगिकरण अत्यधिक है, रोजगार जो है अत्यधिक वहाँ पर को मिलता है, तो सब लोग दिल्ली बसना चाह रहे हैं। तो आप ऐसे याद रख लेना कि जो दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ जनघनत्व अधिक है। समझते हैं अगला टॉपिक, जनसंख्या की वृद्धि। देखो, जनसंख्या की अगर हम वृद्धि की बात करें तो दो समय बिंदुओं के बीच जो जनसंख्या परिवर्तन है वही हमारी जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि दो समय बिंदुओं के बीच कैसे। देखो, अगर हम बात करें कि 2001 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो 102 करोड़ लगभग थी। 102 करोड़ लगभग थी। वही अगर हम 2011 की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 121 करोड़ हो गई। यानी 102 से 121 हो गई। ठीक है, कितने का अंतर आया, 19 का अंतर आया। और कैसे अंतर आया, दो समय बिंदुओं के बीच। हमने कहा ना कि दो समय बिंदु 2001 से 2011 के बीच। ठीक है, जो जनसंख्या में परिवर्तन आया वही हमारी क्या कहलाई, वह जनसंख्या की वृद्धि कहलाई। जैसे अगर हम बात करें कि यहीं पर को हम समझ लेते हैं दोबारा एक बार और कि सबसे अधिक जो जनसंख्या है भारत में, सबसे अधिक जनसंख्या जो भारत में है वह उत्तर प्रदेश की है। और दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र आता है। दूसरे स्थान पर क्या आता है, आपका महाराष्ट्र आता है। याद रखना कि सबसे अधिक जनसंख्या भारत में वह कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, और दूसरा जो राष्ट्र है वह महाराष्ट्र है। सबसे कम जनसंख्या जो आपकी है उस राज्य का नाम आपका सिक्किम है। उस राज्य कौन सा है, वह राज्य सिक्किम, जहाँ सबसे कम जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। आइए बात करते हैं
कि जो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। देखो, भारत में जनसंख्या जो वृद्धि के जो कारण हैं वो बहुत से कारण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर को गरीबी जो है, गरीबी होगी आपकी, ठीक है। अशिक्षा है आपकी, अशिक्षा, अशिक्षा, ठीक है। अभी शिक्षा का उतना विकास नहीं हो रखा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। उसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं आपके स्त्री शिक्षा के, ठीक है, स्त्री शिक्षा के, ठीक है। जो स्त्री शिक्षा का अभाव देखा गया है, स्त्री शिक्षा का अभाव देखा गया है। उसके अलावा अपराध है आपका, ठीक है, अपराध है। उसके अलावा रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता है, ठीक है। तो मुख्यतः आपको याद रखने हैं आपके इस भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या हैं। गरीबी है, अशिक्षा है, स्त्री शिक्षा का अभाव देखा गया है, अपराधों में वृद्धि देखा गया है, रूढ़िवादिता देखा गया है। तो मुख्यतः ये जो आपके बिंदु हैं वह जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ पर कहे जाएंगे। बात करेंगे जनसंख्या संगठन की। देखो, जनसंख्या संगठन का मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि कैसे हम स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे। तो जनसंख्या संगठन में आपके आयु, लिंग, ठीक है, नगरीय, ग्रामीण नगरीय संगठन आता है आपके, भाषाई संगठन हो गया, धार्मिक संगठन हो गया, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन है। इनसे मिलकर क्या क्या होता है, जनसंख्या का हमारा संगठन कहलाता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं यहाँ पर को जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, ग्रामीण नगरीय संगठन। अगर हम ग्रामीण नगरीय संगठन की अगर बात करें तो ग्रामीण नगरीय संगठन को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं जैसे उनके आवास के रूप में। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों के आवास में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम वहाँ के कार्यों के बारे में कहें तो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में आपके प्राथमिक गतिविधियों पर अत्यधिक बल दिया जाता है, यानी आपकी कृषि, खनन, मत्स्य और पशुपालन पर जोर दिया जाता है। उसके अलावा अगर हम नगरीय संगठन की बात करें तो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में आपके संचार, व्यापार, परिवहन आदि जो सेवाएं हैं उन पर अत्यधिक बल दिया जाता है। तो यह मुख्य अंतर है आपके ग्रामीण नगरीय संगठन का। यहाँ पर को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि जो ग्रामीण नगरीय संगठन हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर क्या है, देखो, लगभग 31.2% लोग जो हैं वो आपके नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। उसके अलावा 68.8% जो लोग हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। यानी अगर हम बात करें तो आज भी जो हमारा भारत है वह गाँव में बसता है, ठीक है। यही युक्ति है कि सबसे अत्यधिक जो जनसंख्या है वो गाँव की है। लगभग 68.8% जो है लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। बात करते हैं आपकी भाषाई संगठन की। तो भाषाई जो संगठन है वह विभिन्न रूपों में हमें देखने को साक्षात मिलता है। हमारी जो भारत का जो संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है, 22 भाषाओं को रखा गया है। जो हमारी हिंदी है, हिंदी जो है वो एक राजभाषा है, हमारी कामकाज की भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है। अगर हम बात करें भाषाई संगठन की तो यहाँ पर हम भाषाई संगठन को जो है बोलने के आधार पर भारत पे 4 प्रकार की जो है भाषाई जो हम बोलने के आधार पर हमें देखी गई है। वो सबसे पहली है भारोपीय भाषा, जो भाषा परिवार, यानी इसको हम हिंदू आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। उसके अलावा द्रविड़ भाषा परिवार, आपके ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहीं पर को जो आपका महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है वो हो जाता है भारोपीय भाषा परिवार। भारत में सबसे अधिक जो बोली जाने वाला जो भाषा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार या हिंदू आर्य भाषा परिवार है। लगभग 73% जो लोग हैं वह भारोपीय भाषा परिवार के लोग हमें भारत में देखने को मिलते हैं। आपको याद रखना है इन बिंदुओं को। बात करते हैं धार्मिक संगठन की। तो जो धार्मिक संगठन है आज भी जो अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, जो धार्मिक हमारे जो संगठन है वो कहीं न कहीं हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर हमें प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जो धार्मिक संगठन की अगर हम बात करें तो भारत में मुख्यतः जो हमें धर्म देखने को मिलते हैं वो आपके हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध
और जैन जो है हमें धर्म देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे अधिक हिंदू की जो है हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ सबसे अधिक है। उसके बाद मुस्लिमों की जनसंख्या, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, ये इनका क्रम है हमारे भारत में इनके जनसंख्या बचाव की दृष्टि से। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई याद भी है, अत्यधिक हम इस उक्ति का प्रयोग भी करते हैं। बात करते हैं श्रमजीवी जनसंख्या संगठन का। तो श्रमजीवी जो जनसंख्या का जो संगठन है उसके आधार पर जो है वह 3 भागों में हम लोग यहाँ पर को पढ़ते हैं श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन को। ठीक है, यहाँ पर व्यावसायिक आधार पर इनको बांटा गया है। जो मुख्य श्रमिक होते हैं, जो मुख्य श्रमिक है वो कौन कहलाते हैं? जो 183 दिन काम करते हैं, जो 183 दिन काम करते हैं उसे हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। मुख्य श्रमिक की भूमिका में रखते हैं 183 दिन काम करने वाले को। अगर हम बात करें सीमांत श्रमिक, जो 183 दिन से कम काम करते हैं, जो 183 दिन से कम काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सीमांत श्रमिक कहते हैं। अश्रमिक उन्हें कहेंगे जिनको रोजगार की प्राप्ति ना हो, उसे हम अश्रमिक कह सकते हैं। तो हमने आज पढ़ा आपके जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। निश्चित तौर पर आपको इस पाठ से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको हमारा ये पाठ अच्छा लगा तो आपको अपने अन्य जो है साथियों तक भी इसे पहुंचाना है। जो हमारी इस मुहिम है, इस कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, इस दौरान हमें अत्यधिक लोगों तक, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं कक्षा 12 के, उन तक आपको पहुंचाना है। यही कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा हमने नियमित रूप से आपको नोट्स भी हम आपको प्रदान कर रहे हैं और आपको जो भी आपकी समस्या हैं उनका निराकरण हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।